क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स। सबसे पहली बात क्या आती है बेटा कि व्हाट इज द सेट। सबसे पहली बात आती है कि सेट होता क्या है। सेट सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन। और वो कलेक्शंस कैसी होनी चाहिए बेटा, वेल डिफाइंड। कैसी कलेक्शन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इट मीन्स सेट की कंप्लीट डेफिनेशंस क्या होगी बेटा। सेट की कंप्लीट डेफिनेशन होगी सेट इज ए वेल डिफाइंड, सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct object. Set is a well defined collection of distinct objects. सेट क्या है बेटा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। अब कलेक्शन का मतलब तो सभी जानते हो भैया, हमने क्या किया, यहाँ एक कोई कलेक्शंस की, इस कलेक्शन का नाम हमने क्या रखा है बेटा, ए रखा। इसमें हमने कोई भी चीज़ है जैसे कि पेन रख दिया, पेंसिल उठा ली बेटा, यानी कोई भी आपने इस तरह की जो भी चीज़ें थी ना वो इकट्ठी करते चले गए और इकट्ठी करते करते कलेक्शन होगी। वो कलेक्शन ही सेट कहलाएगी। कब, अगर वो कलेक्शंस कैसी हो, वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब रहेगा बेटा अब आपके लिए, वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज ना हो जिस पे हम ये भी ना कह सकें कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स आपके पास टोटली आप हेजिटेशंस में आ जाए। किस में आ जाए बेटा, हेजिटेशंस में। हेजिटेशंस में मे बी और मे नॉट बी, यानी दोनों चीज़ें जब एग्जिस्ट कर जाएंगी ना तो वहाँ वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। हाँ, हमारे पास कलेक्शंस हो, श्योर हो, यस या नो का मामला हो, अगर बीच और बचाव का मामला रहता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। इज इट क्लियर। तो वो चीज़ें हैं बेटा जिसके लिए हम नहीं कह सकते कि आप ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जहाँ मेनली हेजिटेशंस होगी, यानी मे और मे नोट भी होगा कि भाई ये बिलोंग कर भी सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा, वेदर वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब हमें पता होना चाहिए कि श्योरली कि भाई वो चीज़ इसके अंदर बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। इज इट क्लियर। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया बेटा, एक कलेक्शंस इकट्ठी करी बेटा, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ, कलेक्शन है बेटा किसकी, ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट, 11th क्लास स्टूडेंट। अब आपके जब स्कूल में जो भी 11th क्लास स्टूडेंट है या जिस भी सेक्शंस में वो बिलोंग करता है, इट मीन्स उसके नाम्स होंगे बेटा आपके पास। मैंने लेटेस्ट सपोज मान लिया ABCDEF, इस तरह से इसके नाम है बेटा इस कलेक्शन के 11th क्लास के स्टूडेंट्स के। तो जब ये ABCD है तो आप श्योरली बोल सकते हो ना, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये, आप कह सकते हो कि भाई ये स्टूडेंट आपकी क्लास में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अगर वहाँ पे ऐसी कंडीशंस ना आ जाए आपके पास कि जहाँ आपके लिए कहना कुछ भी मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया बेटा, रिच पीपल्स की कलेक्शंस इकट्ठी की। रिच पीपल्स की कलेक्शंस में अब मैं आपको ये कहूँ कि भाई राम रिच है या नहीं है। अब हर पर्सन्स के लिए अलग अलग डेफिनेशंस होगी, हर पर्सन्स के लिए रिच की डेफिनेशन अलग होगी। लेट अस सपोज कोई अगर मान लो आपके पास से रोड पे रहने वाला आदमी है भाई, जिसके पास ना घर है, ना मकान है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी है, तो उसके लिए तो एक आपके पास सिंपल साधारण सा घर बना कर जो रह रहा है उसके लिए वो आदमी भी क्या है, रिच है, उसके लिए तो वो अमीर है। बट उससे बड़े के लिए और बड़े वाला अमीर हो सकता है बेटा उससे। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, तो हम यहाँ पे राम को नहीं कह सकते कि भाई वो रिच है या पुअर है। बट अगर इस पे मैं कंडीशन डाल दूं कि वो सारे के सारे आदमी या वो सारे के सारे पर्सन्स जो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए रखते हैं, यानी मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है,
तो ये कलेक्शन में हम ढूंढ सकते हैं कि भाई वो 1 करोड़ से ज़्यादा किसके पास है। यहाँ एक कंडीशंस आ जाएगी बेटा आपके पास 1 करोड़ की, या वो 2 करोड़ की, या वो 1 लाख की, यानी कोई ना कोई एक स्टेबल कंडीशंस हो आपके पास, जिससे आपके पास हेजिटेशंस खत्म हो सके, हेजिटेशन से दूर हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे पास भी यही है बेटा, हम क्या करते हैं, इन्हें गवर्नमेंट सर्वे आता है, तो गवर्नमेंट सर्वे में भी क्या होता है, वो एक अलग बात है कि वो लोग उसमें अपने आप झूठ या सच का सहारा लेते हैं, बट उस सर्वे में एक स्पेसिफिक मेंशंस होता है कि अगर जिसके पास ये चीज़ें हैं, तो आपके पास वो पुअर फैमिली में या पुअर्स में, गरीब में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था आपके पास सेट्स बेटा, सेट्स है। अब आगे चलने के बाद क्या है बेटा, सेट की रिप्रेजेंटेशंस। क्या है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स में क्या आती है बेटा, 2 तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। फर्स्ट वन बेटा आपके पास, फर्स्ट वन होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेकेंडली टेबुलर फॉर्म। टेबुलर, BULAR, टेबुलर फॉर्म। इसको नाम बोल सकते हैं हम लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन तो ये होती है बेटा। दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास, दूसरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म का भी दूसरा नाम होता है बेटा, कौन सा होता है, रूल फॉर्म। कौन सा होता है, रूल फॉर्म। इसका भी एक नाम और होता है बेटा, प्रॉपर्टी मेथड। कौन सा मेथड बेटा, प्रॉपर्टी मेथड। तो ये आपके पास दो आपके पास रिप्रेजेंटेशंस होंगी। पहली रोस्टर बोल सकते हो, दूसरी आपके पास सेट बिल्डर बोल सकते हो। इस रोस्टर के 3 नाम हैं, ऐसे ही सेट बिल्डर के भी आपके पास 3 नाम हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या करवाएगा बेटा, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा। यानी ये आपके पास कलेक्शन देगा, उस कलेक्शन को रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर। अब बात थी सेट्स की बेटा, ये तो की रिप्रेजेंटेशन, 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है। सेकेंडरी, अब सेट्स के कुछ टाइप्स बताता हूँ आपके पास। फर्स्ट बेटा एम्प्टी, एम्प्टी सेट। ठीक है, जो आपके यहाँ यूज होगी बेटा, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, नल सेट। क्या होता है, नल सेट। ऐसा सेट बेटा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम फाइव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाइव से। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर इसका एक नाम और भी यूज कर सकते हैं हम बेटा, वॉइड सेट। कौन सा सेट बेटा, वॉइड सेट। यानी कोई भी नाम आप इसके लिए यूज कर सकते हो। दूसरा नंबर बेटा आपके पास सिंगलटन सेट। कौन सा सेट बेटा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, जिसमें एक सिंगल वन एलिमेंट हो। क्या हो बेटा, ओनली वन एलिमेंट। क्या हो बेटा, ओनली वन एलिमेंट। जैसे कि मैंने क्या लिखा है बेटा, सेट में सिर्फ ए लिख दिया, या फिर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और इस वॉइड सेट को ना इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट। हाँ, स्पेसिफिक इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें बेटा, अगर इन ब्रैकेट्स में आपने फाइल लगा दी ना, तो वो आपके पास ये एलिमेंट नहीं होगा, ये कौन एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये सिंगलटन सेट था बेटा आपके पास, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। उसके बाद आता है आपके पास फाइनाइट सेट। नंबर 3 पे कौन सा यूज करोगे बेटा, फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट का क्या होता है मतलब बेटा आपके पास से, फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, यानी जो काउंटेबिलिटी की जो चीज़ें हैं आपके पास, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हैं आपके पास, जैसे 1 2 3, फॉर एग्जांपल ये ले आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक सेट ये डिफाइन किया 1 2 3 अप टू 100 बेटा, तो ये सारे के सारे सेट क्या कहलाते हैं, फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, फाइनाइट। नंबर 4 पे बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो बेटा, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, इनफाइनाइट। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे ये, इनफाइनाइट सेट होंगे। अब ये हो गया बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए, सेट हो गया, सेट की रिप्रेजेंटेशंस होगी, साथ में आपके पास टाइप्स ऑफ सेट होगी। अब आपके पास दो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ जो बची हुई हैं वो है, एक बेटा फाइनाइट सेट में एक छोटा सा टॉपिक बनता है, जैसे कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में क्या होगा बेटा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बेटा आपके पास फाइनाइट सेट में, फाइनाइट है। तो अब प्रॉब्लम क्या बची आपके पास, फाइनाइट है तो कितने हैं बेटा, क्या है बेटा, फाइनाइट है तो कितने हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए कई बार क्वेश्चन आप इस तरह से पूछ लिया जाता है, और स्पेसिफिक ध्यान रखना, इसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अगर किसी सेट में क्या होगा बेटा, अगर 10 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बेटा, 10 होगी। किसी एलिमेंट में अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 10 होगी बेटा। तो उसको कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं हम, और उसको कार्डिनलिटी भी बोल सकते हो, कार्डिनल ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हो। और उसको एन ए, ये यहाँ पे इसको सेट से रिप्रेजेंटेशन है, वो सेट को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एन ए लिखा हुआ है या एन बी लिखा हुआ है या एन सी लिखा हुआ है, तो इट मीन्स क्या है आपके पास वो, कि वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट के अंदर, वो रिप्रेजेंटेशंस करेगा आपके पास। इज इट क्लियर। एक छोटी सी चीज़ और आपके पास बची हुई है, इक्वल सेट। कौन सा सेट बेटा, इक्वल सेट। और दूसरा वर्ड होता है इसी के साथ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। क्या डिफरेंस होता है बेटा, इक्वल सेट में तो क्या है, फर्स्टली तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोथ सेट्स आर इक्वल। लेट अस सपोज यहाँ एक सेट ए है बेटा और ये सेट आपके पास बी है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेम सिचुएशंस इक्विवेलेंट सेट में होगी बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ सेट्स आर इक्वल। दोनों सेट में क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ सेट्स में क्या है बेटा, इक्वल हैं, तो लेट अस सपोज एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दोनों में 5-5 एलिमेंट्स हैं, बट कुछ सेट्स इक्वल होंगे, कुछ सेट इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल में तो जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए बेटा, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, सी डी ई, डी और ई,
ये 5 एलिमेंट हैं, तो सेम एलिमेंट भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो सेट्स कैसे कहलाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल एंड एलिमेंट्स आर इक्वल। सेकेंडरी कंडीशंस में क्या होगा बेटा, एलिमेंट्स भी जो होने चाहिए, एलिमेंट्स आर सेम, क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इधर क्या है, लेट अस सपोज हमने 1 2 3 4 5 एलिमेंट रखे हमने, ये 5 एलिमेंट है कलेक्शन में। इधर क्या रखा, ए बी सी डी और ई। क्या ए और 1 इक्वल होता है, नहीं होता है बेटा। ऐसे ही 2 और बी इक्वल होता है, नहीं हो सकता, तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इस सेट में भी 5 एलिमेंट है और इस सेट में भी 5 एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट होने की वजह से ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और अगर उसके अंदर के एलिमेंट भी सेम हो जाए तो वो सेट कौन सा सेट कहलाएगा बेटा, इक्वल सेट कहलाएगा। कैसा सेट कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। तो ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट सेट के ऊपर बेटा। अब इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है बेटा। देखिए अब इसने सबसे पहले क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी क्या है बेटा, आपके पास आपको ये बताना है कि ये फॉलोइंग कुछ सेट्स दिए हुए हैं बेटा, आपको बताना कि ये सेट्स हैं या नहीं हैं, और हैं तो कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसने दिया बेटा, क्या दिया इसने कि द कलेक्शंस ऑफ all the months of a year beginning with the letter J। अब जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है बेटा, 1 जनवरी, जून और जुलाई, 3 ही मंथ है बेटा आपके पास। अब आपको पता होगा, बाकी आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कि आपके पास पता है कि ये सारे के सारे क्लियरिफाई हैं कि 3 ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ठीक है। इससे अलावा अगर कोई पूछेगा तो आप नो कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वजह से आप ये कह सको कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए ये क्या है बेटा, सेट है, यस यस इट इज एन ए सेट। ऐसा ही सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि द कलेक्शंस ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब वही बात आ गई बेटा, मोस्ट टैलेंटेड किसे कहेंगे, हमें क्या पता, कोई टैलेंट की कोई डेफिनेशन थोड़ा ना होती है। एक यहाँ किसी अलग इवेंट में टैलेंटेड है, कोई दूसरे इवेंट में है, कोई एजुकेशन में टैलेंटेड है, कोई स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है। तो भाई इंडिया कैसे टैलेंटेड किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सेट। तो इस तरह से आपको ये देखने हैं और करने हैं बेटा आपके पास। ऐसे ही जैसे 9th पार्ट आपके पास इसका, इसके 9th पार्ट में क्या गिवन है बेटा आपके पास, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। भाई मोस्ट डेंजरस, अब वही बात है कि वो कोई एनिमल कितना किस टाइम पे डेंजरस होता है, कोई कहाँ डेंजरस है, तो ये चीज़ें आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं कर सकते बेटा आपके पास एनिमल्स पे। किसी के साथ तो लॉयंस भी साथ रहता है और किसी के लॉयंस दूर से ही रुका रहता है, तो ये चीज़ें अलग अलग है बेटा। अब देखो बेटा, एक चीज़ सिंबल होता है आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन में यूज होगा, ये होता है बिलोंग्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स को। और ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। अगर कोई जो कैपिटल वर्ड जो कभी भी यूज होता है बेटा आपके पास, वो सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा, और जो स्मॉल वर्ड्स कभी भी यूज होंगे वो सेट के एलिमेंट्स के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे बेटा, एलिमेंट्स के लिए, सेट के। क्लियर। अब इसने क्या किया बेटा, सेट एक ए सेट गिवन किया, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से एलिमेंट्स दिए बेटा। और इसने कहा कि 5 और ए बीच में स्पेस छोड़ दिया, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। 5 इसके अंदर है बेटा, यस, तो क्या आ जाएगा बेटा, बिलोंग्स टू। अगर कोई सेट में इसमें एलिमेंट नहीं होगा तो क्या यूज हो जाएगा बेटा आपके पास, नॉट बिलोंग्स टू। इज इट क्लियर। जैसे इसने 10 दिया बेटा, 10 में क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा, 10 में नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट किस कलेक्शन में है या नहीं है, यानी कोई एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है बेटा आपको, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में गिवन है आपके पास, जैसे कि सेट ए गिवन है बेटा आपके पास। सेट ए में क्या है आपके पास, सेट ए में है कि x, डोज x इज एन इंटीजर एंड x -3 से बड़ा बेटा और 7 से छोटा, यानी x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो अब इसको फॉर्म में कन्वर्ट करो, x ऐसे इंटीजर जो 3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों, तो क्या बनेगा बेटा रोस्टर फॉर्म में। 3 से बड़ा 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 6, 7 नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल है आपके पास तो साथ में वो एलिमेंट्स भी आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर। ऐसे ही आपके पास फर्स्ट पार्ट था बेटा ये। सेकंड बेटा नेचुरल नंबर लेस देन 3, सॉरी लेस देन 6, वो नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटे होंगे। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब मैंने सेट की डेफिनेशन बोली थी तो उस टाइम पर आपको डेफिनेशन बोलते वक्त मैंने बोला था कि कलेक्शन के वो एलिमेंट्स जो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग हैं, ऐसा नहीं कि जो सेम एलिमेंट उसको बार बार रिपीट करते रहोगे। जैसे इसने दिया बेटा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मान लो कलेक्शन होगी बेटा आपके पास, कलेक्शन TRIGO, N, O पहले आ चुका है बेटा इसलिए रिपीटेड नहीं यूज करेंगे, N के बाद M के बाद E, T पहले ऑलरेडी यूज्ड है, R भी ऑलरेडी यूज्ड है, एंड Y। ये वर्ड्स होंगे बेटा आपके पास जो कि रोस्टर फॉर्म में आएंगे। इज इट क्लियर। सेकंड बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है बेटा आपके पास कि राइट द सेट ऑफ इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे इसने ए सेट दिया बेटा 3, 6, 9 एंड 12। अब ए सेट में क्या किया बेटा आपने, x, कौन से x, डॉज x इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल है बेटा, 3 इंटू क्या किया हमने n, और n को किससे बिलोंग करा दिया बेटा, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ तक है बेटा, अब प्रॉब्लम ये है कि ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 और 4 पे ही मल्टीप्लाई होते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो आपके पास n नेचुरल नंबर हो और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और लेस देन इक्वल टू 4 हो, या फिर आप इसकी जगह पे दूसरी चीज़ें यूज कर सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5 यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर। देन बेटा नेक्स्ट बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा हमने इसी टाइप से यूज किया। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये कि 5, 25, 125, 625। ठीक है। अब एक बात देखिए बेटा, इस कलेक्शंस में क्या है आपके पास, 5 की 1 पावर, 5 की 2 पावर, 5 की 3 पावर, 5 की 4 पावर बेटा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको कि डॉज x इज इक्वल टू, वहाँ मल्टीप्लीकेशन में था बेटा, यहाँ पावर में आ जाएगा 5 रेज टू पावर n, और n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और n 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, और n कहाँ तक बेटा, 4 लेस देन इक्वल टू 4। यानी इस तरह से आप अपने कन्वर्ट कर सकते हो बेटा रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर, तो ये कन्वर्टेशंस कर सकते हो। देन बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी वही आपके पास, फिर आपके पास रोस्टर से मैंने आपको बोला था लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, वो लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट कौन सी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म ही है। कौन सी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म ही है। तो 5th का बेटा जैसे आपने फर्स्ट पार्ट लिया, फर्स्ट में क्या कहता है, a इज इक्वल टू x, डॉज x
x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास नेचुरल नंबर होंगे। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा आपके पास? डी, सेट डी यूज किया बेटा। एक्स, एक्स में क्या है? एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड या इन वर्ड, इन द वर्ड लॉयल। कौन सा वर्ड है बेटा? लॉयल। लॉयल में क्या यूज करोगे बेटा आपके पास? बना दो लिस्टिंग। एल, एल ओ वाई ए और एल फिर से यूज हो रहा है बेटा, तो इसलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस टाइप से आपके पास ये सिंपल था बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज। सेट की डेफिनेशंस आपने पढ़नी है, साथ में उसकी दो रिप्रेजेंटेशंस थी। कौन कौन सी? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से कन्वर्टेशन है बेटा आपके पास, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन आप बाई मैसेज से पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।